नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव सिकरवार एक बार दोबारा से आपका AWD परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम कर रहे हैं कि हम कांग्रेस अधिवेशन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी सीरीज के क्रम में मैं आज आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर तरह के एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट दिया जाए जिसकी वजह से आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होने से ना रह पाए। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए मैं दोबारा से आगे इस सीरीज को बढ़ाना चाहूँगा और अब हम बात करेंगे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, जो कि कुछ इस प्रकार से हुआ था। यह अधिवेशन कलकत्ता में सन 1886 1886 में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था कि अध्यक्षों के नाम पर कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो दादा भाई नौरोजी से यह क्वेश्चन भी बनता है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। जब शब्द आ रहा है पारसी तो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा इनकी संख्या 1% से भी कम रही और देश के आधारभूत ढांचे को बनाने में किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है तो वो पारसी वर्ग है। चाहे उसमें JRD टाटा हो, चाहे होमी जहांगीर भाभा हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, न जाने कितने ही, और ना चाहे सैम मोनिक्शा ही क्यों ना हो, न जाने कितने ही पारसियों ने इस देश की आधारभूत संरचना को लेकर के बहुत कार्य किया हुआ है। माइग्रेंट होते हुए भी हमारे देश के लिए सर्वस्व अपना देने वाले अगर कोई समुदाय है तो पारसियों का नाम उस श्रेणी में सबसे ऊंचा रखा जाएगा। आपका समय आगे लेके चलते हैं और इसको देखते हैं आगे कि इस अधिवेशन में कुल कितने लोग शामिल हुए। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, 72 लोग इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो हमें एक आइडिया लगता है कि अरे चलो ठीक है, इस बार 72 हुए हैं तो हो सकता है कि अगली बार इसके डबल हो जाएं, इसके ट्रिपल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मित्रों। इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। मतलब पहला अधिवेशन होने के बाद में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि इसमें सीधे सीधे 436, कहीं कहीं पे 434 भी दिखाया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों फंस रहे हैं तो आपके लिए 436 यानी कि 436 इंपॉर्टेंट है, ना कि 434। अगर ऑप्शन में 436 आपको ना मिले तो आप 434 पे लगाइएगा ऑप्शन, लेकिन फिर भी 436 के नंबर को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात हुई क्योंकि जो प्रमुख धड़े थे इंडियन कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन, इसका इसमें विलय हो गया था, यानी कि ये मर्ज हो गए थे और कांग्रेस का विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक अच्छी बात और थी, कांग्रेस के जब हम शुरू के 4 अधिवेशनों को देखते हैं तो लगभग उन्होंने पूरे भारत को कवर किया हुआ है। जैसे पहला अधिवेशन हुआ है आपका बंबई में, तो दूसरा अधिवेशन आपका हो रहा है कलकत्ता में। बंबई यानी कि आपका पश्चिम क्षेत्र है, तो कलकत्ता यानी कि आपका पूर्वी क्षेत्र है। फिर होता है ये मद्रास यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में, और उसके बाद ये आता है मध्य प्रांत में यानी कि आपके उत्तर भारत के क्षेत्र में ये अधिवेशन हुए हैं। और इस तरीके से इस कांग्रेस का शुरू के 5 सालों का लक्ष्य ये था कि कैसे भी करके भारत के कोने कोने तक इस बात को पहुंचाया जाए कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के लिए बनी हुई है। इसीलिए इनके अधिवेशनों को इस तरह से आयोजित किया गया था कि देश का प्रत्येक क्षेत्र और उस क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक इस पार्टी से सीधा सीधा जुड़ सके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है, क्वेश्चन की डीपनेस जब आती है तो वो यहीं से आती है। चलिए मैं आपको उसके आगे लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो तस्वीर दी हुई है, एक वयोवृद्ध व्यक्ति की तस्वीर दी हुई है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, दादा भाई नौरोजी हैं। और पारसियों के बारे में मैंने जैसे अभी आपको बताया था, तो आज इनकी पहली स्लाइड में, अगली स्लाइड में हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अभी हाल ही के पैट के क्वेश्चंस, पीटी के जो उत्तर प्रदेश में पेपर हुए हैं, उनमें भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो आपके लिए जो नाम है वो है दादा भाई नौरोजी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। ये हैं दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं इनकी खास बातें, क्या क्या अचीवमेंट इनके रहे हैं और देश की आर्थिक विकास में, आर्थिक तरक्की में और देश की आज़ादी में या देश को आज़ाद कराने के प्रयासों में इनका कितना योगदान रहा है।
दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं मैं कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कुछ प्रमुख लोग शामिल थे। उनमें दादा भाई नौरोजी ने इसमें भी प्रमुखता से भूमिका निभाई थी। ये ब्रिटेन के संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत की संसद है उसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद को हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। वहां पर चुने जाने वाला कोई पहला भारतीय था तो वो थे दादा भाई नौरोजी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कुल कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है, और ये क्वेश्चन आपको नंबरिंग के साथ साथ साल और जगह के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने कुल मिलाकर के 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो पहला जो आपको बताया गया है, दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1886 कलकत्ता अधिवेशन। दूसरा वाला इनका जो अध्यक्षता में रहा 1893 लाहौर अधिवेशन, और अंतिम बार ये 1906 में दोबारा से कलकत्ता के अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता दे चुके हैं, उसमें अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। देखिए कितने बड़े बुद्धिजीवी रहे हैं। उस जमाने में भारत के लोगों के प्रति इतना सम्मान था इनके प्रति, जबकि ये भारतीय मूल के भी नहीं थे, तब भी इन्होंने भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनको पता था कि भारतीयों का शोषण इस हद तक हो रहा है कि अगर इस आवाज़ को नहीं उठाया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीयों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो देखिएगा 1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। साथ में इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा होने वाले हमारे आर्थिक शोषणों को भी पूरी दुनिया के सामने रखा, और इसके लिए एक लेख और एक पुस्तक निकाली। जो लेख है ये भी कई बार कई एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है। इसको रट लीजिए, इसको समझ लीजिए प्यारे मित्रों, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार आती हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इनका लेख था एक इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड। इन एक पुस्तक पहली है ये पुस्तक, और जो इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड मैंने बताया है ये है इनका लेख। और इसमें इन्होंने एक धन निष्कासन या ड्रेनेज थ्योरी के बारे में बात की थी। और ये ड्रेनेज थ्योरी क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। ड्रेनेज थ्योरी का मतलब ये है, ड्रेन मतलब नाली, और नाली मतलब कोई भी चीज़ बहा करके ले जाई जा रही है। तो इन्होंने ये बताया था कि अंग्रेजों ने पिछले 150 सालों में जब से ये भारत में कदम रखे हुए हैं, प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद जब से इन्होंने अपनी जड़ें इस भारत में जमा ली थी, तब से लेकर सन 1864 यानी कि 1864 के बीच में इन्होंने भारत का बहुत ही ज़्यादा दोहन किया है। मतलब कि यहाँ इन्होंने कुछ भी विकास के कार्य नहीं किए थे, बल्कि उससे ज़्यादा इन्होंने दोहन किया और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और इसके लिए इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी का एग्जाम्पल दिया। साथ में भारत की पहली, पिछली बार भी मैंने आपको क्लास बताया था कि भारत की पहली प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो हमारे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी थे। तो इनके पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भी ये व्यक्ति रहे हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया है आपको कि मद्रास में हुआ था और 1887 में इसको आयोजित किया गया था। और दोबारा से याद कीजिएगा, मैंने एक बार आपको बताया भी था कि इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके चुने गए थे और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बने हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इनको मुस्लिम अध्यक्ष को बनाने का जो उद्देश्य था वो कुछ इस तरीके से था कि मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ हाथ मिलाने की अपील की गई थी ताकि भारत को प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक
मिलजुल करके अपनी बातों को आगे रख के इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दे सके। तो नीचे के चित्र में आप देख रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अधिवेशन के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि कांग्रेस के अधिवेशन को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा अधिवेशन। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि हर अधिवेशन के अध्यक्षों ने कुछ ना कुछ प्रमुख कार्य किए हैं, जिनमें मैं आपको जो मेंशन करूं उसको आप या तो नोट कर लीजिए या सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये अधिवेशन हुआ था 1888 1888 में, और मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि दक्षिण के बाद हम सीधे पहुंचे थे मध्य में, और यहाँ पर इलाहाबाद में जो कि आधुनिक प्रयागराज कहा जाता है, जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये गैर भारतीय रहे हैं, तो या तो पहले विदेशी अध्यक्ष या पहले गैर भारतीय अध्यक्ष के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो जॉर्ज यूल का नाम आप ध्यान रखिएगा। साथ में कौन से अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो वो अधिवेशन था चौथा अधिवेशन। और इसके अलावा इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि 1888 में ये हुआ था और इलाहाबाद में ये आयोजित हुआ था। इनकी और भी कुछ बात ये हैं कि इस सत्र के दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों से कांग्रेस को आम जनता से जोड़ने और इसे एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था बनाने पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि देखिए हम कांग्रेस को आगे लेके जा रहे हैं, तो अब इसको आम जनता से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए कार्य करना शुरू कीजिए, ताकि इसका जुड़ाव भारत के जन जन तक हो सके। आगे देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या है कि देखिए जब भी कोई चीज़ आयोजित होती है और जब आप कोई बाहरी व्यक्ति को लेके आते हो तो कुछ लोग उसका स्वागत करते हैं, तो कुछ लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि किस किस ने इनका पुरजोर विरोध किया था। तो दरभंगा के राजा ने अधिवेशन के आयोजन में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस जमाने में फंडिंग की बहुत आवश्यकता होती थी। तो फंडिंग के लिए हम या तो नवाबों के पास जाते थे या बड़े बड़े जमींदारों के पास या राजाओं के पास जाते थे। तो दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन को आयोजित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सर सैयद अहमद खान, याद रखिएगा नाम, सर सैयद अहमद खान, आगे की सीरीज में इनको जरूर बताऊंगा कि ये कौन व्यक्ति रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, एक मुस्लिम विचारक और एक शिक्षाविद के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है। तो सर सैयद अहमद खान और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दोबारा से नाम याद कीजिएगा, सर सैयद अहमद खान और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनका विरोध किया था। जबकि हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि महामना के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने स्टेशन पर जाके जॉर्ज यूले का स्वागत भी किया था और इनके अधिवेशन में, इनके स्वागत में इन्होंने भाषण भी दिया था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हो जाती हैं। आप चाहें तो रुक करके इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें या मेरी बात को ध्यान से सुनें। आपको किसी भी प्रकार से इसको रटना है, समझना है और याद भी करना है। चलिए आपका समय व्यर्थ ना करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको एक लेडी दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पर एक अंग्रेज अफसर या एक अंग्रेज व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे। तो इन लेडी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले आपको 5वें अधिवेशन के बारे में बता देता हूँ। सन 1889, बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग 87 88 89 नहीं बोल पाते। सन 1889 या 1889 में बम्बई में आयोजित, याद रखिएगा मुंबई नहीं, मुंबई तो अभी आधुनिक नाम है, उस समय ये बॉम्बे नाम था या बम्बई नाम था। तो बम्बई में आयोजित हुआ ये अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न, दोबारा से नाम याद कीजिएगा, थोड़ा सा कठिन नाम है, सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष हुए। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, यहाँ पर लोग हॉल में खचाखच भरे हुए थे, पॉपुलरिटी अपने चरम पर थी कांग्रेस की, और इस खचाखच भरे हुए हॉल में बिना माइक के एक महिला खड़ी हुई और वो महिला काफ़ी तेज आवाज़ में बोलने का प्रयास कर रही थी। लोग उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि क्या आप महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व देंगे या नहीं देंगे, क्या ये कांग्रेस सिर्फ पुरुषों की एक संस्था बन के रह जाएगी। इस तरह की जब बातें इन्होंने कही तो कांग्रेस के कई बुद्धिजीवियों ने इनकी बातों को ध्यान से सुना और ये महिला कोई और नहीं, पीछे के फोटो में दिख रही पंडिता रमाबाई थी, जिनके प्रयासों से कांग्रेस के इस 5वें अधिवेशन में
9 महिलाओं को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था और इन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन की नींव रखी थी और इस अधिवेशन में विधवा महिलाओं के सिर मुड़वाने की प्रथा का पुरजोर विरोध किया था और ये तय किया था कि अगर आप कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे हो तो इसमें महिलाओं की समस्या और महिलाओं की भागीदारी को भी आपको बढ़ चढ़ करके आपको इसमें शामिल करना होगा। तो ये थे कांग्रेस के 5 अधिवेशन। चलते चलते मैं पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वो भारत के छुपे हुए जेम्स यानी कि हीरे हैं जिनके बारे में हम अक्सर कर बातें नहीं कर पाते हैं, और जब कभी एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम इनके बारे में कुछ भी आंसर्स नहीं दे पाते हैं। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और पंडिता रमाबाई के बारे में जानते हैं। एक 23 अप्रैल को इन्होंने 1858 के दिन मैसूर रियासत के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री और शास्त्री का नाम तभी लगाया जाता था जब कोई व्यक्ति संस्कृत का वेदों का विद्वान होता था। तो इनके पिता संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इनके पिता का ही डीएनए था जो इनके अंदर आया। उन्होंने रमाबाई को बचपन से ही संस्कृत का ज्ञान दिया, यानी कि परिवार में पढ़े लिखने वाला माहौल था, बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते थे। 1877 के अकाल में ये बड़ा दुखद घटना हुई कि 1877 के अकाल में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बाद भी रमाबाई ने अपने भाई के साथ देशव्यापी यात्रा की, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपने घर के ऐशो आराम को छोड़ देते हैं, वो समाज के लिए कार्य करते हैं। चाहती तो ये कहीं भी सेटल हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ये तय किया कि अपने भाई के साथ इस पूरे देश की यात्रा करेंगी और इनका जो मुख्य फोकस था वो स्त्रियों की दशा को सुधारने को लेकर के था। तो इन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा और समाज की रूढ़ियों पर, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय, तो समाज की रूढ़ियों पर इन्होंने अपने विचार रखे और इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि संस्कृत की विद्वान होने के कारण लोगों ने इनको पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया, पंडित नहीं पंडिता। तो ये भी याद रखिएगा कि पंडिता रमाबाई को पंडिता क्यों कहा जाता है, तो संस्कृत में इनके विद्वान होने के कारण इनको पंडिता की उपाधि दी गई। आगे इनके बारे में कुछ और इनफैक्ट बातें सुन लेते हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना की, बहुत बार क्वेश्चन बनता ही है ये। तो आर्य महिला समाज की स्थापना की, इनका उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षित करना। 1882 में भारत सरकार के शिक्षा आयोग के समक्ष, याद रखिएगा 1882 में भारत सरकार के शिक्षा आयोग के समक्ष इन्होंने महिला स्कूल निरीक्षक और महिला चिकित्सक कॉलेजों में प्रवेश की वकालत की। मतलब कि इन्होंने कहा कि महिला टीचर के रूप में महिलाओं को चिकित्सक कॉलेजों में आप एडमिशन दीजिए, क्योंकि जब आप महिलाओं को दर्जा देना चाह रहे हैं तो इन जगह पे भी इनको पूरा पूरा हक होना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने बाल विधवाओं की, क्योंकि बाल विधवाएं उस समय बहुत ज़्यादा होती थी, तो बाल विधवाओं की दयनीय दशा के बारे में एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और पुणे में शारदा सदन की स्थापना की। दोबारा सुनिएगा, बाल विधवाओं की दयनीय दशा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा और पुणे में शारदा सदन की स्थापना की और यहाँ पे कई सारी अनेक अनाथ विधवा महिलाओं को, कई सारी पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर इन्होंने कई हुनरों से इन्होंने उनको हुनरमंद बनाया और महिलाओं की स्थिति को सुधारने में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा काम किया। प्यारे मित्रों, बीच बीच में मैं आपको इस तरह के महान लोगों के बारे में बताता रहूँगा, क्योंकि हमारी इस जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम हर चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश में पिछली बार कितने भी लोगों ने जो समाज सुधार किए हैं उनको भी साथ साथ लेके चलूं, ताकि आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग भी बना रहे और आपको नई नई चीज़ें आपको सोचने को, समझने को भी मिलती रहें। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, आपके लिए हम नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। AWT परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।